नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सॉरी का रीज़न ये कि हमने डिसाइड ये किया हुआ था कि हम हर एक वीक संडे के दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस का और यूके की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जॉब लेके यहाँ पे आ सकते हैं। बट हमारे लास्ट वीडियो के बाद ये वीडियो बड़ा लेट हुआ। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक्चुअली मेरी शिफ्ट चल रही थी। मैं इस बार पूरा वीकेंड जो है मतलब इस बार 4 शिफ्ट थी मेरी बैक टू बैक। तो अभी आज वेडनेसडे है, मतलब ट्यूसडे मैंने कल ही अपनी शिफ्ट खत्म की है। आज वैलेंटाइन डे भी है। आज वैलेंटाइन डे। तो थैंक यू सो मच गाइस। पुराने वीडियो को भी आप लोगों ने इतना लाइक किया, इतने सारे कमेंट्स आए और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग आपके साथ लिंक करते हैं ना, कि बड़े सारे लोगों ने बोला कि जो आपने चीजें बताई वो सारी चीजें हम लोग भी फेस कर रहे हैं, चाहे मनी वाइज है चाहे स्ट्रगल है, उस तरह की चीजें। तो आई रियली अप्रिशिएट आप लोग इतने कमेंट कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो, इतना शेयर भी कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब में ना एक फीचर होता है कि जो आपको वीकली रिपोर्ट शेयर करता है, उसमें दिखाया हुआ कि हमारा वीडियो 200 टाइम से भी ज्यादा शेयर किया गया और एक बार एक हफ्ते में तो 350 प्लस भी था शेयरिंग। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिसको हमें आंसर करना है, बट उन सबको आंसर्स करने से पहले एक बहुत ही चीज जो आज के टाइम पे चल रही है, यूके में वीजा प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो हमने सोचा ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली हम उसके ऊपर बनाएंगे और जो भी आप लोगों ने हमसे प्रोसेस पूछे हुए, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन का हो या कौन कौन से प्रोफेशंस, या जैसे ओटी टेक्नीशियंस हो गए और अपना एनेस्थेटिक्स हो गए है ना, या फिर कोई अपना फिजियोस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। तो उससे पहले हम इंफॉर्मेशन है जो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं और बड़े सारे वीडियो आपको दिख भी जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट इस वीडियो के अंदर बहुत डीपली आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे, किस किस केसेस के ऊपर आपको इम्पैक्ट करेंगे, और अगर आप स्पेशली नर्सेस की हम बात करें तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। जो ये वीडियो जो है ना, ये अब जैसे हम लोग सारे नर्सेस को ही कवर करते हैं ना, मेडिकल प्रोफेशंस को ही करते हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये अभी ना चारों तरफ आपको ऑब्वियसली हमसे पहले भी कई लोगों ने वीडियो बनाई होंगी, शेयर भी की होंगी, है ना, जिसके थ्रू मतलब एक तरह से लोगों में हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आए हैं हमें कि दीदी क्या हो गया, अब नर्सेस नहीं आ रही हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो आपको सारे बताने की कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कब से लागू हो रहे हैं और उसका बीइंग अ नर्स आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली 5 चेंजेस किए हैं इन लोगों ने अभी वीजा पॉलिसी के अंदर अपनी, और उन्हीं 5 पॉलिसीज के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, बेसिकली 5 चेंजेस इन्होंने किए हैं अपने वीजा पॉलिसी के अंदर। तो मैं प्रियंका से वो क्वेश्चन पुट करूंगा और प्रियंका उनके आंसर करेंगी कि क्या क्या बेसिकली चेंजेस हैं। तो पहला पॉइंट था, सोशल केयर वर्कर विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स ऑन देयर वीजा फ्रॉम 11 मार्च 2024। तो क्या आप बोलना चाहेंगे आप इसके ऊपर? ये इन्होंने एक चेंजेस किए हैं कि अब जो केयर होम में जैसे क्योंकि कुछ लोग जो है बाहर की कंट्री अपना ओवरसीज इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आ रहे थे केयर होम वीजा पे, है ना, उसके लिए भी 35-35 40-40 लाख रुपए दे के लोग आ रहे थे यहाँ पे। तो और उसमें क्या था कि डिपेंडेंट्स भी आ रहे थे उनके साथ में, तो अब इन्होंने वो वीजा बंद कर दिया है। मतलब केयर होम में जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर वो आएंगे, बट वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताती हूँ। पहली बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये चीज अच्छी भी हुई है। क्यों हुई है मैं आपको बताती हूँ। पिछले साल मैं ये सितंबर 2023 का बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 लाख थे लोग जो केयर होम वीजा पे आए थे, ठीक है। उनके साथ 1,20,000 डिपेंडेंट आए थे और उसमें से भी डिपेंडेंट आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए अलाउ करते हैं ताकि डिपेंडेंट आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ की इकोनॉमी जो थोड़ी स्ट्रांग होगी। बट जो डेटा इन्होंने बोला कि सिर्फ आउट ऑफ 1,20,000 सिर्फ 25% ही हैं जो लोग काम कर रहे हैं। मैं ना इसके अंदर एक और ऐड करूंगा चीज। मैं भी कुछ एक न्यूज वगैरह देख रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करके आए थे इस वीडियो के लिए। बड़ी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो केयर होम वीजा पे लोगों को बड़ी सारी कंट्री से यूके में बुलाती हैं। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है
कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से 16% ऑफ मिलता है, एक तरह की उनको क्या बोलते थे हम, सब्सिडी मिल जाती है हाँ, सैलरी पैकेज सैलरी के के ऊपर। ऊपर। सपोज अगर एक नर्स को यहाँ पे 25,000 एनुअल सैलरी के ऊपर आना है, उनको 16% और लेस पे भी वो बुला सकते थे। अब हो क्या रहा था, अभी एक मैं स्टोरी रिसेंटली पढ़ रहा था, द गार्डियन के अंदर थी, एक जिम्बाब्वे से कोई लेडी, उसको केयर होम में यहाँ पे जॉब मिली, वो बाय प्रोफेशन नर्स थी, वहाँ पे अपना घर वगैरह बेच के उसने एजेंसी को पैसे दिए और वो यहाँ पे आई। जब वो यहाँ पे आई, उसके लिए शॉक ऑफ द लाइफ उसको मिला कि उसको एक ही घर के अंदर उनको 4 लेडीज को रहना पड़ रहा था विदाउट एनी बेड, नीचे ही वो लोग सोते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको जो कमिटमेंट की गई थी वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। मिनिमम उनको 40 घंटे का बताया गया था कि 40 आवर्स आपको मिनिमम 1 वीक में मिलेंगे, बट वो स्टोरी के अंदर बोला हुआ था कि 1-2 घंटे एवरीडे वो उससे काम करवाते थे और उसके बाद उसको घर भेज देते थे। मतलब उससे अपने घर का रेंट भी नहीं पे किया जा रहा था, और वो डिपेंडेंट थी एक तरह से चर्च के ऊपर, चैरिटेबल जो चर्च वगैरह होते हैं जहाँ पे वो जाके अपना खाना वगैरह लेती थी, मतलब उससे रेंट भी नहीं पे हो रहा था। तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ी सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है जो ऐसे अनप्रिविलेज लोग होते हैं, तो उनको वो हर एक तरह से मदद करती है गवर्नमेंट। तो उन्होंने देखा कि ये लोगों के साथ गलत हो रहा है और उनकी इकोनॉमी के साथ भी गलत हो रहा है, तो इसी करके मुझे लगता है कि इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। उस एजेंसी को तो आई गेस उन्होंने बंद ही कर दिया, केस चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि कुछ ना ऐसी एजेंसीज हैं जो आप कह लो आपके सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये सब देखता है केयर होम का, उनके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट एजेंसीज हैं। तो वो क्या कर रही है, वो ऑलमोस्ट सब्सिडी भी ले रही है, मतलब अगर किसी को 100 रुपए में हायर करना है किसी पर्सन को तो वो 80 रुपए में कर रही है, उनको वो 20 रुपए वो बचा रही है। और दूसरा क्या करती है, क्योंकि रजिस्टर्ड में नहीं है तो कितने सारे लोग ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, मैं 2-4 लोगों को ऐसे पर्सनली जानती हूँ जो 35-35 लाख रुपए केयर होम वीजा के लिए दे के आए हैं, और यहाँ पे अगले दिन उनको मना कर दिया गया कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है, या हमारा केयर होम ही बंद हो गया है। और वो लोग क्या करते थे, ये भी मैंने पढ़ा आगे, कि वो जो लेडी थी वो बस स्टैंड पे पार्क में बैठ के वेट कर रही होती थी कि कब एजेंसी का दोबारा फोन आएगा। अगर सपोज उसने अभी 1 घंटा कहीं पे जॉब की, फिर वो वेट कर रही होती थी, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते थे ना लेबर चौक होते थे, जैसे वहां पे लोग वेट कर रहे होते थे, तो उनके साथ वो चीज हो रही थी कि जो कि नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो केयर होम पे भाई हम लोग किस लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं ना, ठीक है। मैं 35 लाख रुपए दे के यहाँ पे क्यों आऊंगी, अगर मैं हेल्थ केयर हूँ, ठीक है, मैं क्यों आऊंगी यहाँ पे जब मैं अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकती। या तो पैसे इतने अच्छे यहाँ पे मिल रहे हो, है ना, कि भाई ठीक है भाई चलो हम अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट मैं घर में एक अच्छा अमाउंट भेज पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा था। और ये ना, मैं अगर यहाँ के रूल्स का बोलूं तो यहाँ पे वही होता है, देखो अपने अकॉर्डिंग ये लोग अपने रूल्स चेंज करते हैं। कोविड का टाइम आया था तब इन्होंने इतने केयर होम वीजास वगैरह बांटे थे, ठीक है। अब अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है तो फिर बंद हो गए हैं। भगवान ना करे अभी आगे कुछ ऐसा होएगा तो, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर वाली जो है ना डिमांड, तो ये तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो उसके लिए अभी आ सकते हैं केयर होम वीजा पे, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वो अपने डिपेंडेंट, ये सच है, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने 11 मार्च से पहले अपनी फाइल लगाई हुई है। राइट। जो 11 मार्च के बाद अपनी फाइल लगाएंगे ये उन लोगों के लिए। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Baseline minimum salary to be sponsored for a skilled worker visa will rise from 26,200 to 38,700 from 4th of April 2024। ये इन्होंने एक और प्लान में डाला एक पॉइंट कि पहले जो भी स्किल्ड वर्कर पे आते थे उनकी 26,200 मिनिमम सैलरी चाहिए होती थी आपको अपनी फैमिली को यहाँ पे लाने के लिए, उसको ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, 38,700 लेके आ रहे हैं। बट बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर नर्सेज नहीं फॉल करती। हाँ, तो आपको घबराने तो की जरूरत अपनी नहीं है। फैमिली को ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी इतनी ही दी जाती है, 26,700 या 26,500 देते हैं स्टार्टिंग में नर्सेस को। तो आप लोग अपनी फैमिली को ला सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट to reduce the number of jobs where it will be possible। तो ये क्या है कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अपनी जो ऑक्यूपेशनल, जो शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट जो है
उसको ही थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस निकालेंगे जिसको इनको लगता है कि इनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में वो लोग हैं, तो इनको उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये ठीक है, तो ये अपनी शॉर्ट ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें किसी को लिवरेज नहीं देनी है ना। मतलब वो हमारे इनके पास डिमांड और सप्लाई वाला, मतलब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जो इनके पास हैं, फुलफिल हो रखी है सारी इनकी सीट्स, तो इन्हें लगता है कि नहीं, वो हमें जरूरत नहीं है अभी और लोगों को बाहर से बुलाने की, तो वो ये कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी नर्सेस नहीं आते हैं, हेल्थ केयर नहीं आते हैं। अब हेल्थ केयर में वो लोग होते हैं जैसे नर्सेस, डॉक्टर, प्रोफेशनल हेल्थ केयर। राइट। इसमें वो लोग नहीं है कि कोई भी भाई जो नॉर्मल बंदे थे वो यहाँ पे केयर होम वीजा पे सिर्फ ऐसा हेल्थ केयर आ गए है ना। इसमें वो लोग नहीं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें नहीं आते हैं, टीचर्स इसमें नहीं आते हैं। Okay, and fourth point is the minimum income normally required to sponsor someone for a spouse or partner visa will rise in stages from 18,000 to 29,000 and then ultimately will go around 38,700। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो ऑलरेडी यहाँ के सिटीजन है या जो इंडेफिनिट लीव पे है यहाँ पे, ठीक है, तो उन लोगों को अगर किसी को स्पॉन्सर करना है तो उनके लिए पहले क्राइटेरिया होता था 18,000 समथिंग का ना। उनका ये होता था, अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए। अब इन्होंने उसको बढ़ा के शायद 38,700 कर रहे हैं, लेकिन ये भी स्टेजेस में होगा। तो ये अल्टीमेटली सीधे 18 से नहीं करेंगे, 38,000 पे नहीं लेके आ रहे हैं, ये स्टेजेस में लेके आएंगे। उसमें शायद ये है कि मैंने इसमें लिखा भी था, हाँ, पहले ये लोग 18 से 29 में लेके आ रहे हैं, 29,000 बाई 11 अप्रैल हो जाएगी ये। उसके बाद ये 34,000 समथिंग कुछ करें, 34,500 कुछ करेंगे। ये अपना इस ईयर 2024 के एंड तक होगा। उसके बाद इन अर्ली 2025 में फिर ये 38,700 पाउंड होगा। लेकिन इसमें भी नर्सेस को या आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी या तो पीआर हो चुके हैं या यहाँ के उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है और उन्होंने अपने स्पाउस को या पार्टनर को बुलाना है। तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता है, तो नर्सेस डॉक्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोग क्या पैनिक बहुत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि सब कुछ बंद हो रहा है, कि नर्सेस को अब वो अपने स्पॉन्सर्स को नहीं बुला, मतलब अपने पार्टनर्स को नहीं बुला पाएंगे डिपेंडेंट वीजा के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, नर्सेस अभी भी बुला सकती हैं और यहाँ पे एक्चुअल में बड़ी डिमांड है। अभी कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम जॉब फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ एक पॉलिसीज चेंज हो रही है, मार्च ऑनवर्ड ये अप्लाई हो ही जाएंगी। तो हैव सम पेशेंस, सब कुछ ठीक है नर्सेस प्रोस्पेक्टिव से। मेरे को ना कुछ ऐसे भी लोगों के मैसेजेस आए हैं जो भी प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी पैनिक हो रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, पैनिक, बट पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना हमेशा खतरनाक ही होती है। तो बेटर हेल्थ केयर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो नर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। फोकस ऑन योर स्टडी गाइस, प्लीज अपनी पढ़ाई करो, ओईटी की प्रिपरेशंस करो, एग्जाम क्लियर करो, सीबीटी करो, एनएमसी रजिस्ट्रेशन करो, जॉब लेके यहाँ पे आओ, काम करो, अपने डिपेंडेंट को भी लेके आओ और सारी फैसिलिटीज लो, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। मैंने ये देखो पूरी लिस्ट बनाई हुई है, बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं जल्दी से आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ प्रियंका। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्या हम स्पाउस को भी ला सकते हैं अपने साथ में जब हम एज अ नर्स यहाँ पे आ रहे हैं? देखो, साथ में मतलब आप बिल्कुल ला सकते हो। अगर आप सोचो जिस दिन आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो उस दिन ही हस्बैंड भी आ जाए या बच्चे भी आ जाए, ला सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी उस टाइम पे मत लेके आना, एटलीस्ट जब तक आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, आपका पिन ना आ जाए। वो भी उसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो आपकी टिकट्स, आपका रहना, आपका वीजा वो करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं। बट आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए अल्टीमेटली आपको पे करना है। तो या तो अगर आपके पास इतना है हिसाब किताब पैसों का, मैं सीधे मतलब बहुत ही कहते हैं ना देसी भाषा में बोलूंगी, या तो अगर आपके पास इतने हैं पैसे कि आप उनका रहने का, ऑब्वियसली आप वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं, अलग उनको रहना होगा, तो आप उनका अकोमोडेशन का, उनका फूड, उनका वीजा, उनकी टिकट्स आप उस टाइम अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उनको लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओईटी का सिलेबस।
ओईटी का सिलेबस जैसे मैंने बताया कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आ जाता है, बट वो आपका मेडिकल उससे ही होता है। इसमें वही है 4 मॉड्यूल्स ही होते, वही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने सबसे आपको पहले भी बोला हुआ है कि ओईटी की जो साइट है उस पे जाके आप करिए, आपको ओवरव्यू भी मिलेगा, साथ में एक आधे आपको प्रैक्टिस टेस्ट में मिलेंगे, ताकि एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि ओईटी होती क्या है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने लिखा है कि मेरा 13 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस है और वो इंडिया से 13 इयर्स का एक्सपीरियंस, और मैं यूके में ऑलरेडी हूँ और किसी केयर होम में जॉब कर रही हूँ, बट मैंने बड़ा सारा पैसा खर्च किया था अपनी स्पॉन्सरशिप पे और कंपनी मुझे सफिशिएंट आवर्स नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ? ओके, तो पहली बात ये है कि अब यहाँ पे एक ये डाउट है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है यहाँ पे कि नहीं? ऑलरेडी जॉब कर रही है यहाँ पे। जॉब कर रही हैं, ओके। तो उनको अगर ऐसा है तो वो अपने आप को एज अ नर्स रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, उनके लिए तो ओईटी भी उनको करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, ये वाले वीडियो में हम वो वाला प्रोसेस नहीं बताएंगे अभी आपको, नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब नेक्स्ट हमें वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम बताएंगे कि जो ऑलरेडी केयर होम में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और बाय प्रोफेशन नर्स हैं, तो उनके लिए बहुत इजी प्रोसेस है अपने आप को रजिस्टर करना और नर्सिंग की जॉब लेना। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल डाल देंगे, है ना? थोड़ा सा, हाँ, वो ये थोड़ा सा लेंदी है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट हाँ ये भी सच है कि उनको ओईटी नहीं करनी पड़ेगी या आइल्स नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एनएमसी पिन जो है ले सकते हैं। हाँ, उनको सीबीटी और ऑस्की देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओईटी की प्रिपरेशन गाइडेंस, नीड कोचिंग टू पास ओईटी सीबीटी मटेरियल। किसी ने लिखा हुआ है कि ओईटी की प्रिपरेशन में कैसे करूं, उसके लिए गाइडेंस दो, और कुछ बिना कोचिंग के भी मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ओईटी और सीबीटी का मटेरियल। तो ओईटी का मटेरियल मैंने जैसा आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ओईटी का मटेरियल एज सच हमारे पास नहीं है, बट सीबीटी का मटेरियल हमने लास्ट वीडियो में भी डाला हुआ था। इस वीडियो के लिंक में भी हम वो लिंक दोबारा शेयर कर देंगे सीबीटी मटेरियल के लिए। और बिना कोचिंग के मैं ओईटी क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो ओईटी, ठीक। ओईटी आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो क्लियर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उसके लिए आपको बेसिकली ये समझना जरूरी है ओईटी का कॉन्सेप्ट, है ना। उसके लिए मैंने बोला है कि फेसबुक पे भी कई ऐसे पेजेस बने हुए हैं और ओईटी की जो ऑथेंटिक जो ऑफिशियल साइट है, कई अपना टेलीग्राम में भी ऐसे ओईटी के काफी ग्रुप्स हैं जहाँ पे मटेरियल्स की भरमार है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, वो ज्वाइन करो। लिसनिंग के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी यूट्यूब पे कई प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, वो करने की कोशिश करो। अपना जो इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं वो सुनो, इंग्लिश चैनल सुनो, ठीक है। और अपना स्पॉटिफाई पे भी, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं अपना जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी मैं वैसे बता रही हूँ। स्पॉटिफाई पे भी ओईटी की कई ऐसे पॉडकास्ट आते हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी एक डिजीज कंडीशन होती है, दो लोग वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। पहली बार सुनोगे समझ में नहीं आएगा, मेरे समझ में नहीं आया था, शायद आपके आएगा। पहली बार बिल्कुल सर से ऊपर से गया था, समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने। दूसरी बार किया 20% आया, तीसरी बार किया तो ऐसे ऐसे मतलब बेसिकली, क्योंकि वहां पे लिसनिंग में यहाँ की ही वो चल रही होगी कोई ऑडियो, ठीक है, उसमें वो कोई डिजीज कंडीशन होगा या कोई कंसल्टेशन होगी, पेशेंट टू पेशेंट भी हो सकता है, पेशेंट टू नर्स भी हो सकता है, पेशेंट टू डॉक्टर्स भी हो सकता है, पेशेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है ना। तो वो आपको सुनाएंगे, तो वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश बुक पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी करो। और रीडिंग के लिए वही है मटेरियल, स्पीकिंग के लिए भी आप बोलना शुरू करो, ठीक है, कई बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करो बोलने की। हम लोग क्या है, में आप स्पीकिंग करोगे तो उसमें नहीं आएगा, ट्राई करो ज्यादा से आप बोलने की। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में मजाक भी उड़ाएंगे, बट बोलो, अच्छे से बोलो, बोलोगे तो प्रैक्टिस होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर वैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, बट ये थोड़ा सा स्कोरिंग को लेके इन्होंने लिखा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ओईटी का स्कोर था C+ सेल्फ स्टडी से, तो मेरा भी दोबारा एग्जाम मार्च में है, तो कोई टिप्स एंड ट्रिक तो हमने बता दिया, बट कुछ स्कोरिंग के ऊपर अगर C+ सेल्फ स्टडी से तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगी C+ को B में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है, यही है। मैं रीडिंग के लिए स्पेशली बोलूंगी, जो रीडिंग के जो मटेरियल होते हैं, और जैसे आप रीडिंग में करोगे क्वेश्चन जो है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है,
समझने की कोशिश करो कि वो उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अपने आप एज्यूम नहीं करना, ठीक है, कि इसका क्या, क्योंकि क्या होता है, और अगर उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि राइटर क्या पूछ रहा है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट वहां पे राइटर का पूछा है तो राइटर का ही बताओ, ठीक है। और लिसनिंग के लिए वही पॉडकास्ट सुनो, स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करो, आपके साथ और भी कोई फ्रेंड्स होंगे जो ओईटी दे रहे होंगे, है ना, तो प्रैक्टिस करो। अपना टेलीग्राम में, फेसबुक में कई ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो लोग ओईटी की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू, मैंने भी ज्वाइन किए हुए थे, कई ऐसे ग्रुप हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं क्लियर करने के। बट पॉजिटिव रहो, सबसे पहले ये सारी टेंशन इफ एंड बट छोड़ के कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने नहीं सोचना ही नहीं है, सिर्फ करो। क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि नहीं, और जब दूसरा देना था उससे पहले भी मेरे को मतलब जतिन ने काफी मोटिवेट किया था, क्योंकि मैं कह रही थी नहीं इतने पैसे नहीं है और महंगा एग्जाम है कि मैं नहीं दूंगी, फेल होगी तो क्या होगा। तो बिना को सोचे जस्ट गिव योर 100%, एंड मुझे लगता है कि आपको जरूर क्लियर होगा। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसा हमने आप लोगों के रिस्पॉन्स को देख के ये चीज ना, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बीच में ऐड करता हूँ, सो दैट कि आप लोग वीडियो के साथ जुड़े भी रहें और मोटिवेटेड भी रहें। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि प्रियंका ने अपनी नर्सिंग कब शुरू की थी, मतलब बिफोर मैरिज शी वाज जस्ट ग्रेजुएट, और हम लोगों ने पूरा प्लान किया था कि एक्चुअल में पैसे नहीं थे, तो हमें ये था कि अगर किसी तरह बाहर का प्लान बनाना है तो कैसे बनाए। हमारा बेटा तब 5 साल का था जब प्रियंका ने नर्सिंग करनी शुरू की थी, एंड सीरियसली वी आर थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स जिन्होंने सारी चीजें हैंडल की। बच्चे को संभालना, उसको मतलब उसकी स्कूल बस थी, पिक करना ड्रॉप करना, सुबह प्रियंका जल्दी भी चली जाती थी, उसको तैयार करना, सब कुछ करना। 3 साल तक घर वालों ने ऐसे सपोर्ट किया, अभी भी मतलब अभी भी सपोर्ट तो वही है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा ऐसा टाइम था कि प्रियंका को या तो स्टडीज करनी थी या फिर बच्चे की केयर, बट पेरेंट्स ने हमारा इतना साथ दिया कि आज हम उन्हीं की बदौलत यहाँ पे बैठे हैं। आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे जब आपने शुरू मुझे लगता है 30 या 29 ऐसे। हाँ, 29 ईयर्स में प्रियंका ने नर्सिंग करनी शुरू की थी। तो इस बात से ना उन सबको आंसर मिल जाना चाहिए कि जो अभी बहुत कम एज में है और जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, 29 ईयर्स में भी नर्सिंग करनी शुरू की थी। जस्ट इमेजिन कि एज वाला भी किसी का क्वेश्चन था कि क्या एज है, यहाँ पे वैसे कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है नर्सेस के लिए, एनएचएस में काम करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि कोई एज नहीं है। तो आप आराम से आप फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। पहले मैं कहती हूँ अभी ये नई अपडेट आई थी, कितने सारे स्टूडेंट्स थे जो हमें ना पैनिक होके दीदी ये चेंज हो गया है, अब हम नहीं आ पाएंगे ये। अरे भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए सब कुछ वैसी है, जस्ट बी फोकस। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। किसी ने लिखा है कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, एमएससी इन मेंटल हेल्थ है, जॉब लेवल 5 बैंड मिलेगी या इससे भी ऊपर मिल जाएगी? देखो पहले तो मेंटल हेल्थ जो नर्स हैं स्पेशल होती है ना, स्पेशलिटी होती है उनकी, स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत हाईली पेड होती है यहाँ पे उनको। ऑब्वियसली आपको अच्छा पे मिलेगा, बट आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ले लो, मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर का ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। इनिशियली यही होता है कि बैंड 5 ही देते हैं, पहले आपको ना 5 भी नहीं देंगे, वो एनएमसी का पिन आपका आने के बाद आप बैंड 5 बनते हो। पहले आपको कई जगह बैंड 3 ऑफर करते हैं, कई जगह बैंड 4 ऑफर करते हैं। जैसे मेरे को बैंड 4 ऑफर हुआ था, उसके बाद में बैंड 5 बनी थी। और ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप यहाँ पे आ जाते हो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। कई ट्रस्ट में तो 6 मंथ के बाद ही आपको प्रमोशन के लिए आ जाता है कि अगर आपने फर्दर कोर्स करना है या आपने बैंड 6 की ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, और आप बैंड 6 बन जाते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम, सिर्फ आपकी मेहनत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओईटी की तैयारी कितने टाइम में हो सकती है? देखो अगर आप फोकस हो बिल्कुल, है ना, कि भाई मन बना लिया है कि ओईटी क्लियर करनी है, 2 महीने बहुत हैं। ओईटी को बहुत लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये कोई डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं हम कि हमने साल लगाना ही लगाना है, या कोचिंग में भी
आपको कोई इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं हम आपको बताएंगे, और जो कि अच्छी बात है, वो बोलते हैं कि हम बताएंगे। लेकिन अगर हम आपको 6 महीने तक हम खींचते रहेंगे कि नहीं नहीं आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, आप ये तो भाई आप डिप्लोमा थोड़ी कर रहे हो, 2 महीने सफिशिएंट है। सेल्फ स्टडी करते हो तब भी सफिशिएंट है। इन कोई भी इंस्टीट्यूट या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पैटर्न क्या होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये बता सकता है कि पैटर्न क्या होता है, ठीक है। वो कुछ अपने हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट आपको दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है ना। बट अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये एक ओवरऑल प्रियंका का पर्सपेक्टिव है कि कितने टाइम में क्लियर हो सकता है। बट आप अगर देखो ये एक ओवरऑल, मतलब मैंने ये जो है मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया 2 महीने, मतलब कई लोगों से मैंने बात भी की, कईयों ने जिन्होंने सेल्फ स्टडी भी की है, ठीक है। 2 से 2.5 महीने आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपको 10 दिन में ना, 10 दिन में बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपको 3-4 दिनों में ही समझ में आ जाता है कि ओईटी क्या है। उसके बाद तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है बड़े सारे लोगों का डाउट होगा कि ओस की जो एग्जाम होता है उसकी क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हर जगह आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको लेफ्ट अलोन नहीं छोड़ा जाता है ना, कि अब आप आगे हो, अब आप अपना देख लो। अब ऑस्की का आपका टेस्ट भी आपका ट्रस्ट ही बुक करवाते हैं, जो भी ₹1,00,000 का होता है। आपकी फ्लाइट टिकट भी, और साथ में उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदा आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, उनके थ्रू मिलती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम और नहीं है। बेस्ट पार्ट इज जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हो। आप जिस दिन यहाँ पे लैंड करते हो उस दिन से बॉस आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। राइट। तो इससे बड़ी और क्या बात है कि आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे याद है मैं यहाँ पे जब आई थी 2-3 दिन का हमारा ब्रेक था, और हमें पहले दिन ही बोल दिया था हमारे मैनेजर ने कि टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय योर ब्रेक, ठीक है। और इसके भी मिलेंगे आपको पैसे 10 दिन के अंदर। मेरे को लगता है हफ्ते के अंदर हमें, जो मैंने ओईटी वगैरह का खर्चा था उसके पैसे उन्होंने भेज दिए थे। 10-15 दिन बाद वो आ गई थी, सैलरी आ गई थी। गुड है ना, मतलब पढ़ाई भी करो। पढ़ने के कहाँ पैसे मिलते हैं, यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं आपको। एक और क्वेश्चन किसी मेरे भाई का था, उसने बोला हुआ था कि मेरे को मेरी वाइफ ओईटी कर रहे हैं और मेरे को अपने बच्चों के साथ में आना है, तो मेरे को अपने अकाउंट में कितने फंड दिखाने पड़ेंगे, क्या मेरे को बच्चों के लिए अलग से फंड दिखाने पड़ेंगे? तो इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूँ बात करेंगे, क्योंकि कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है जो नर्सेस अपने डिपेंडेंट्स को लेके आती हैं कि हमें अपना बैंक बैलेंस दिखाना ही नहीं है, सिर्फ इनका जो स्पॉन्सर लेटर होता है उसी से काम चल जाता है। तो आपको कोई बैंक बैलेंस दिखाना ही नहीं, तो वो वाली टेंशन नहीं है कि बच्चों के अकाउंट में कितना दिखाना है, आपके अपने अकाउंट में दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना, आपको बैंक स्टेटमेंट तक भी नहीं देनी है अपनी। सेकेंडली, जो एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, एक इंश्योरेंस IHS बोलते हैं, इंश्योरेंस हेल्थ सरचार्ज होता है, IHS ये बोलते हैं ना शायद उसको। IHS की एक फीस होती है, अगर आप अभी गूगल भी करेंगे आपको पता लगेगा कि कोई भी डिपेंडेंट आता है वो अच्छी खासी फीस होती है पर पर्सन की, ठीक है। बट जो नर्सेस डिपेंडेंट होते हैं उनको वो वाली फीस भी नहीं देनी होती, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी वीजा फीस पे करनी होती है। मतलब अगर आप यूके में आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी बेस पे आ रहे हैं, चाहे आप डिपेंडेंट आ रहे हैं, बाकी सभी प्रोफेशंस के अंदर आपको एक IHS की फीस भी पे करनी पड़ती है, जो भी बढ़ा भी दी है, जो अभी हाँ इंक्रीज भी हुई है। बट हमारे केसेस के अंदर वो भी आप लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो ये सारे प्रिविलेज आपके पास हैं, राइट। तो मैंने अभी वैसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगेन उसी बात पे आते हैं कि जिन भी क्वेश्चंस के अंदर हमें ये पूछा गया था प्रोसेस बता दें कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं यूके में और केयर होम में जॉब कर रहे हैं, इंडिया से नर्सिंग का एक्सपीरियंस है कि वो अपनी जॉब कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे नर्स की जॉब ले सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो देंगे, ठीक है। और जो भी किन्हीं लोगों के क्वेश्चन थे कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन हैं, एनेस्थीसिया से रिलेटेड है ना, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके ऊपर भी हम बड़ी जल्दी वो वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं,
जरूर ये वीडियो हमारा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो लोग नर्स प्रोफाइल पे हैं इंडिया में और जो सोच रहे हैं बाहर आने की, तो शायद उनके काम आए। हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपना फोकस होके पहले अपनी ओईटी क्लियर करो। और ऐसा कुछ नहीं, हम दोबारा बोल रहे हैं कि कोई नर्सेस के ऊपर कोई इसका न्यू अपडेट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ अपना फोकस होके स्टडी करो। और प्लीज आप हमें शेयर करिएगा अपनी कमेंट्स के थ्रू कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं। वैसे तो अभी हमारा जो नेक्स्ट बड़े सारे टॉपिक हमने वो किए हैं, जिसके ऊपर हमें आपको अभी देना है बड़ा जल्द से जल्दी वीडियो। एक और मैं बात बोलूंगा, एक किसी ने डाला हुआ था कि आफ्टर +2 यूके में नर्सिंग का क्या स्कोप है, यहाँ पे अगर आके उन्होंने कोचिंग करनी है, यहाँ पे आके स्टडी करनी है, तो उसके ऊपर भी हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाना है बड़ी जल्दी, वो भी आप देख पाएंगे हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।